हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अपने एग्जाम के लिए आप एकदम फोकस रहिए और बेहतरीन तरीके से आप ऋषि क्लासेस के साथ जुड़ के जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। तो आइए, जो आज आप थंबनेल में देख रहे होंगे, जितना अभी पोएम हमने पढ़ लिया है, उस पोएम पे कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कैसा क्वेश्चन बनता है, उस चीज को आज इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में पूरा जो है हर एक चैप्टर का जो है आपका एमसीक्यू कवर कर दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो फिर इस चैप्टर से या फिर पूरे पोएम से आपका एक भी एमसीक्यूज बाहर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहले क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ऑल पेन्स। सभी पोएम के बेस पे जो आपका ये एमसीक्यूज बताया जा रहा है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। अब जो आपका पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, क्या ये पहला चैप्टर आपका डस्ट ऑफ स्नो, जिसको आपको पता है कि इसके जो ऑथर कौन है या पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, किसके द्वारा पोएम लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा पोएम लिखा गया है। ठीक है, इसके राइटर ये है। अब इसमें डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ क्ले, ठीक है, ये है पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट या पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, कुछ नहीं बल्कि और क्या है, डस्ट ऑफ स्नो यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो है ये। ठीक है, क्या है, कण है, किसके, बर्फ के कण है। पार्टिकल्स में क्या होता है, बर्फ के कण। स्नो मतलब बर्फ होता है, और फिर जो पार्टिकल्स में कण होता है। तो डस्ट ऑफ स्नो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। ठीक है, समझ में आया आपको। आइए आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। अब जो इसमें एक ट्री के बारे में बताया गया, जिस ट्री का नाम, पहले ट्री का नाम क्या है, अगर आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको याद होगा उस ट्री का कौन सा ट्री था, हेमलॉक ट्री था। ठीक है, कौन सा ट्री था, हेमलॉक ट्री था। और उस हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा हुआ था, क्या कुकू मीन्स कोयल बैठे थे, स्पैरो गौरैया बैठे थे, नहीं, पिजन कबूतर बैठा था, नहीं, क्रो, एक क्रो बैठा हुआ था। ठीक है, उस हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा हुआ था, एक क्रो बैठा हुआ था। ये दोनों एमसीक्यूज आपके जो किससे हैं, डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से, जिसके ऑथर यानी पोएट साहब कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, इस चैप्टर से आपका ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अच्छे से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। अब पोएट जो है यानी पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं, ये चीज हमको बताना है इसमें। अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बानियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। किस पेड़ के नीचे जो है वो खड़े हुए हैं, क्या वो बानियान ट्री था, क्या वो पीपल का वृक्ष था, क्या वो नीम का वृक्ष था, नहीं, ये सब गलत है, बल्कि वो किसका वृक्ष था, हेमलॉक ट्री। अभी हमने आपको बताया कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे, और उस ट्री पे कौन बैठा हुआ था, एक क्रो बैठा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और उस जो है, जब ये पेड़ के नीचे खड़े हुए रहते, स्टैंड हुए रहते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब पार्टिकल्स ऑफ जो स्नो है वो उनके ऊपर गिरता है, जब किसके द्वारा, उस क्रो के द्वारा। ठीक है, क्रो के द्वारा उसके ऊपर गिराया जाता है जब, तो फिर उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आता है उनके अंदर। इट चेंज हिज मूड, इट चेंज हिज लक, इट चेंज हिज कार, इट चेंज हिज जॉब। क्या उससे उनकी नौकरी जो है बदल गई, नहीं, कार बदल गया, नहीं, लक बदल, किस्मत बदल गई, नहीं, उनका मूड बदल जाता है उससे। ठीक है, उनका मूड बदल जाता है, कब, जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे भी गए हैं, और आगे आपके ये पूछे भी जा सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान से एकदम मस्त होके पढ़ते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्या है, What would be sufficient to end the world twice। अब ये जो आपका अगला चैप्टर है, जिसका नाम क्या था, फायर एंड आइस। क्या नाम है, फायर एंड आइस। उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन क्या दिखा है इसमें, व्हाट वुड बी सफिशिएंट, क्या चीजें पर्याप्त हो सकती हैं, टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, इस विश्व को दो बार जो है समाप्त करने के लिए क्या चीजें सफिशिएंट है। तो ये पोयम भी जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये आपका पोएम जो है लिखा गया है। और इसमें जो है इन्होंने बताया कि ये फायर एंड आइस, ये दोनों जो है ये खुद में कैपेबल हैं कि ये इस वर्ड को ट्वाइस यानी दो बार जो है पूरी तरीके से एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें जो है आइस, यानी जो आइस है और जो फायर है,
ये दोनों जो भी जो करेक्ट है, ठीक है। तो ए एंड बी ये दोनों ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बी मत करिए कि सर बी पे हाइड्रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आइस है और बी ऑप्शन क्या है, फायर है। तो ये दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए जो है आप यहाँ पे करिएगा। जल्दीबाजी में आप आंसर मत करिएगा कि यहाँ पे आइस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है फायर लिखा हो, तो सर सी आपको इसको समझ लीजिए और फिर आपको लगे कि ए और सी ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो आप या तो फिर आइस मार के चले या फिर फायर मार के चले, नहीं ऐसा मत करिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए पे आइस लिखा हुआ है, बी पे फायर लिखा हुआ, सी जो है यहाँ पे है हाइड्रेट लिखा हुआ, ठीक है। समझ में आया आपको? तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोएट कंपेयर फायर। अब यहाँ पे फायर से कंपेयर किसका किया गया है, ठीक है। फायर की तुलना किस चीज से की गई है। तो आपने अगर पोएम पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आपको ये याद होगा, अगर नहीं पढ़े तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाके उस पोएम को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहला हेड्रेड है, डिजायर है, हॉट है, बोथ ए एंड सी। अब ए एंड सी में हेड्रेड लिखा हुआ है, हॉट लिखा हुआ है, नहीं ये दोनों चीजें गलत है। इसमें जो डिजायर को, जो आपकी ग्रीड होती है, जो डिजायर होती है, ठीक है, ये सब चीजें को कंपेयर किया जाता है फायर से, ठीक है। तो ये सब चीजें जो फायर मतलब सॉरी डिजायर है आपका, और इसके साथ जो ग्रीड है, ठीक है, ये सब चीजें जो है, ये सब क्या है, किसको कंपेयर करती हैं, फायर को, ठीक है। तो फायर की तुलना किससे की गई है, डिजायर से, यानी जो आपकी इच्छा होती है, जो लालच होती है, ग्रीड होता है, इन सबसे तुलना की गई है फायर की, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, हाउ आर द पोएट, हाउ आर द पेट्स ऑफ टाइगर। अब जो है ये आपका अगला पोयम है जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। क्या है, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, ये आपका अगला पोयम है। इसमें पूछा गया कि हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर, मतलब टाइगर के जो पैर होते हैं उसके जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, पैड्स उसको बोलते हैं, तो वो कैसा था, बहुत ज्यादा हार्ड था, वाइगोरस था, वेलवेट यानी सॉफ्ट है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो अगर आप पोयम पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया गया है एक चीज का, कि टाइगर का जो पैड्स है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यानी वेलवेट है, ठीक है। अगर आप ये पोयम पढ़ेंगे टाइगर इन द जू, तो इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है कि जो टाइगर है उसको पहले जू में तो है, और जू के अंदर भी उसको एक कंक्रीट शेल में, ठीक है, कहाँ पे बंद है, एक कंक्रीट शेल में जो है ये बंद है वहां पे, ठीक है। और इग्नोर करता है किसको, जो वहां के विजिटर्स आते हैं, जो दर्शक आते हैं उसको देखने के लिए, वो उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करता है, ठीक है। तो ये आपका पोयम है, आप पोयम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भी ये। तो इसमें भी आप क्वेश्चन जो देखिए, पैड्स उसका टाइगर का कैसा था, वेलवेट यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, नर्म था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। अब जो है कहां पर, वेयर डिड द टाइगर, टाइगर कहां पे प्रतीक्षा कर रहा था, या वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था किसका, फॉर हिज प्रे। यहाँ प्रे प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब होता है क्या, शिकार करना, ठीक है, इसका मतलब होता है शिकार। इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। आइए यहाँ पे समझते हैं क्या, कि एक प्रे ये होता है और एक प्रे ये होता है, ठीक है। तो ये प्रे जो है इसका मतलब होता है क्या, प्रार्थना करना, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। और ये प्रे जो होता है इसका मतलब होता है शिकार, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया आपको, दोनों अंतर जो है समझ में ध्यान से देखते रहिए। प्रे ई वाई है तो शिकार होता है, ए वाई है तो प्रार्थना करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने शिकार को जो प्रार्थना वो कहाँ पे कर रहा था, ही वॉज हाइडिंग इन द शेडो ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ की छाया में वो छिपा हुआ था, और ही वॉज हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रासेस, और जो बड़ी बड़ी घासें थी, ठीक है, उनमें वो छुपा हुआ रहता था, और अपने जो है किसके, प्रे की यानी शिकार की वो प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है एकदम से करेक्ट है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। तो इस तरीके से आपका जो बी वाला सी वाला ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों जगह पे कहा, शेडो ऑफ ट्रीज में भी वो बैठा रहता था, और फिर लॉन्ग ग्रासेस के बीच से भी छिप के जो हाइड करके वो अपने प्रे को ढूंढता था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, What has Amanda become in her imagination? अब जो है ये एमांडा पोएम से है, ठीक है। एमांडा पोएम से आपके क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि What has Amanda become in her imagination? मतलब वो जब ड्रीम करती थी, जब इमेजिनेशन में होती थी, जब काल्पनिक दुनिया में जाती थी, जब वो सोचती रहती थी, तो वो अपने आप को क्या महसूस करती थी, कैसा महसूस की, मतलब वो क्या चीज बन गई है। तो वहां पे आप देखिए, क्या साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन जाती है, नहीं। स्कूल टीचर मतलब एक अध्यापक बन जाती है, नहीं। नन ऑफ द नहीं। मर्मेड, ये आपको बताया गया था कि वो जल पर ही महसूस करती है अपने आप को, ठीक है।
जब वो सपने देखती है तो क्या महसूस करती है कि वो खुद को एक जलपरी के रूप में देखती है, ठीक है, अपने इमेजिनेशन में। समझ में आया आपको? तो अगला देखिए क्या, हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। मतलब सोल इनहेबिटेंट मतलब एकमात्र निवासी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एकमात्र निवासी। क्या कह रहा है, एकमात्र निवासी ऑफ द सी, मतलब समुद्र का एकमात्र निवासी कौन जो है बन गया था। तो ये भी जो है इसी पोएम का ही क्वेश्चन है, एमांडा का ही, क्योंकि वो इमेजिनेशन में अपने सोचती है क्या कि वो एक मर्मेड है, मतलब एक जलपरी है, और ऐसे जगह पे, मतलब एक क्या वो यहाँ पे सी में, ऐसे समंदर में वहां पे रह रही है जहां पे उसके अलावा और कोई नहीं रह रहा है, ठीक है, केवल एकमात्र वही की निवासी वो है। तो इसमें जो कौन ये सोच रहा है, हु इज, कौन है ये, वांडा है नहीं, पेगी है नहीं, मैडी है नहीं, एमांडा, जी हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। अब जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो फॉग वाला पोएम है उसके जो है पोएट साहब कौन है। कार्ल सैंडबर्ग, विलियम बटलर ईट्स, जॉन बैरिवन या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी हमने देखा जो है क्या, डस्ट ऑफ स्नो है, क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, और फिर क्या है एक फायर एंड आइस है, ठीक है, फायर एंड आइस है, ठीक है। उसके बाद जॉन बैरीमैन, जॉन बैरीमैन किसके हैं, द बाल पोयम, किसके हैं, द बाल पोयम के हैं ये, ठीक है। और उसके बाद विलियम बटलर ईट्स, ये किसके हैं बताइए, ये किसके हैं, फॉर एनी, एक सेकेंड, फॉर एनी ग्रेगरी, ये जो आपका पोयम है ये इसके पोएट है विलियम बटलर ईट्स। आपका एक ऑप्शन बचता है वो क्या, कार्ल सैंडबर्ग, और यही आपके जो है राइटर है या पोएट है किसके, इस पोयम फॉग के, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका सबका जो है लगभग डस्ट ऑफ स्नो का और फिर फायर एंड आइस का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जॉन बैरीमैन जो है वो आपके द बॉल पोयम के हैं, और उसके बाद विलियम बटलर ईट्स जो है वो फॉर एनी ग्रेगरी जो पोयम है इसके लिए पोएट है, ठीक है। आपका एक ऑप्शन बचता है कार्ल सैंडबर्ग, और इसके पोएट है कौन, फॉग वाले के, ठीक है। आगे देखिए अगला, द फॉग कम्स। अब फॉग जो है वो कैसे आता है, ठीक है, लाउडली मतलब आवाज करते हुए, हैशली तेजी से एकदम, साइलेंटली या स्लोली मतलब धीरे धीरे, या एकदम साइलेंटली एकदम शांत पूर्वक। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फॉग है वो एकदम से साइलेंटली, एकदम चुपके से, एकदम जो है शांति पूर्वक आता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी कि लाउडली है, हैशली है, स्लोली है। स्लोली से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होनी है, धीरे धीरे नहीं आता, एकदम बहुत ही शांति पूर्वक आता है, ठीक है। साइलेंटली इसका करेक्ट आंसर है। तो फॉग जो है वो कैसे आता है, साइलेंटली आता है। आगे देखिए, हाउ डज द फॉग कम। अब फॉग आता कैसे, हमको तो पता चल गया साइलेंटली आता, लेकिन इसमें कंपेयर किससे किसके साथ किया गया फॉग का, हमारे जो पोएट साहब हैं उन्होंने जो है फॉग को कंपेयर किसके साथ किया है। तो अब देखिए आप, लाइक अ लिटिल कैट, लाइक अ स्मॉल फ्रॉग, लाइक अ क्रोकोडाइल, लाइक अ फेरोसियस स्टॉर्म। मतलब है क्या, तूफान जो है, तूफान की तरह, भयानक तूफान की तरह उसकी तुलना किया है, नहीं। उसके बाद लाइक ए क्रोकोडाइल, मगर की तरह, मगरमच्छ की तरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लाइक ए स्मॉल फ्रॉग, छोटे से मेढक की तरह, नहीं भैया ये भी नहीं सही है। सही आंसर क्या है, लाइक ए लिटिल कैट, मतलब छोटी सी बिल्ली जैसे एकदम शांति से चुपके से जो है आती है, और जो है सारा दूध पी के आसानी से निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो सेम उसी तरीके से कंपेयर किया गया है फॉग को भी, ठीक है, इस पोएम में किसकी तरह, लिटिल कैट की तरह, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मेनी पैट्स डिड बेलिंडा हैव। अब जो है ये आपका अगला जो पोयम है, क्या, पोयम का नाम है इसमें क्या, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, द ड्रैगन। ये जो आपका अगला पोयम है उससे जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि बेलिंडा के पास जो है कितने पेट्स थे, कितने जानवर थे। तो आपको पता है 1 पेट, 3 पेट, 2 पेट, 4 पेट, नहीं भैया हमको सही पता है क्या, उसके पास 4 पेट थे, ठीक है। कितने पेट थे, 4 पेट्स थे, ठीक है। आइए अब आगे देख लेते हैं, इसी के बेस आगे भी क्वेश्चन है, तो इसके में आगे ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन, व्हाट एनिमल्स डिड बेलिंडा हैव एज अ पेट। अब जो है अभी हमने पढ़ा कि बेलिंडा के पास कितने पेट्स थे, 4 पेट्स थे। तो उन 4 पेट्स में क्या क्या, कौन कौन से पेट्स थे, ये चीजें इसमें पूछा गया है।
तो कौन कौन से पेट्स थे? एक किटन था, अ माउस था, अ डॉग था, ऑल ऑफ दिस। मतलब ये तीन था या फिर मतलब ये तीनों थे या इसमें से कोई एक नहीं था, ऐसा कुछ आपको बताना है। तो किटन था, माउस था, डॉग भी था, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा जो चौथा पेट था, उसका फोर्थ वाला पेट था, जिसको कौन था वो? वैगन था। वैगन जिसको क्या बोलते हैं? अजगर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अजगर बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें सबका नाम भी उसने बताया हुआ है। इसका नाम क्या? कस्टर्ड है। ठीक है, इसका नाम क्या है? कस्टर्ड है। डॉग का नाम क्या है? मस्टर्ड है। ठीक है, डॉग का नाम क्या है? देखिए, क्या है डॉग का नाम? डॉग का नाम जो है इसमें मस्टर्ड है। उसके बाद माउस है, माउस का भी नाम क्या है? इंक है। और फिर जो है ये किटन, इसका नाम ब्लिंक है। ठीक है, ये जो है चार पेट्स थे किसके? बेलिंडा के। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कवर्ड था कौन? ये कावर्ड था सबसे ज्यादा डरपोक था ये आपका वैगन। बाकी सब ब्रेव थे, करेजियस थे। ठीक है, लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है तो उस समय जो कावर्ड पर्सन था वही सबका साथ देता है। ठीक है, ऐसा पोएम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया था बेसिकली क्या, कि व्हाट एनिमल्स डिड बेलिंडा हैव एज पेट्स, मतलब पालतू पशुओं के रूप में बेलिंडा के पास कौन कौन से जानवर थे। तो आपने पढ़ लिया, यहाँ पे एक किटन थी, एक माउस था, एक डॉग था, उसके अलावा एक वैगन था। ठीक है, समझ में आया? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द कलर ऑफ एनी हेयर? अब एनी हेयर जो है यहाँ पे पोएम है आपका कौन सा? फॉर एनी ग्रेगरी। फॉर एनी ग्रेगरी, ये आपका पोएम है। ठीक है, इस पोएम से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके पोएट्स आप कौन है? विलियम बटलर येट्स, यानी डब्ल्यू बी येट्स, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि उनके हेयर का, उनके बालों का रंग कैसा था? किसके? एनी के, यानी एनी ग्रेगरी के। तो हनी कलर था, सन कलर था, टर्मरिक कलर था, या ऑरेंज कलर था। ठीक है, तो ये सब नहीं है भैया, इसका सब गलत आंसर है। सही आंसर इसका क्या है कि हनी कलर उनका जो बालों का कलर है वो कैसा है? हनी कलर का है। ठीक है, इस ये सब एमसीक्यूज जो है आपका पूछा गया था ये। अब हाँ, आगे नहीं, इतना जो है आपका एमसीक्यूज, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपके। सभी पोएम्स जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ये सब आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है। आप लोग इसका एक बार फिर से जो है रिवाइज करते हुए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक भी एमसीक्यूज बाहर नहीं होने वाला है इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।